सो इन द सीरीज ऑफ सेबीज लेसन्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स में हम अपने 7 टॉपिक्स कर चुके थे। द 8th टॉपिक इज सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए लेंगे और ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक से काफी क्लोजली कोरिलेटेड है। क्लास 12th में आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज अ पर्सन whose income is let us say rupees 1 लाख। और अगर मैं आपको बोलूं कि उस पर्सन की जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उसने कुछ पैसे बचा लिए, तो इसका जवाब होगा कि सर इसे सेविंग बोलते हैं। और मान लीजिए उसकी सेविंग है 40,000 रुपए की। नाउ दिस मनी इफ केप्ट एट होम विल इट ग्रो चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। जब इस पैसे को चैनलाइज करेंगे कहां पे, अगर आप थोड़ा सा सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो यू विल गो फॉर बैंक एफडीआर। थोड़ा सा सेफ चाहते हुए रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं तो डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में पैसा लगाइए। देर आफ्टर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो इक्विटी, और अगर रिस्क कम रखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो ये जितने ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, राइट फ्रॉम बैंक एफडी टिल म्यूचुअल फंड्स, जब आपके पैसे यहां पे चैनलाइज हो जाते हैं, सो चिल्ड्रन वी कॉल देम एज इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई सेविंग इज ओनली सेटिंग असाइड और कीपिंग सम मनी फॉर फ्यूचर नीड। वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भगवान जाने, बट वेन वी हैपन टू इन्वेस्ट डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट वो कितना बढ़ेगा, हमारे बेनिफिट को, हमारे गोल को पूरा कर पाएगा कि नहीं, हम अपना इन्फ्लेशन का कॉस्ट और टैक्स पे करने के बाद भी कुछ इंक्रीज उसमें देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर ऐसी बातें करनी है आपको तो यू शुड इन्वेस्ट ओनली वेयर चिल्ड्रन, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स। डेट में ग्रोथ जो भी होगी, बैंक एफडीआर में जो भी ग्रोथ होगी, टैक्स पे करने के बाद और इन्फ्लेशन देखने के बाद आपको नजर आएगा कि आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न्स हैं वो इसको कमेंसुरेट नहीं कर पा रहे, वो इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला डिफरेंस सब बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, सो द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज दैट सेविंग इज सिंपली आइडियल कैश, व्हाइल इन्वेस्टमेंट हेल्प्स यू टू ग्रो योर फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो घर में आपने पैसा रखा या इवन बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, स्टिल इसे क्या बोलेंगे? सेविंग, क्योंकि प्रैक्टिकली बढ़ता बढ़ता नहीं है। बैंक एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? मैक्सिमम 7%। डेट वगैरह में भी लगभग 8% के आसपास है। बट जब आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो आपके रिटर्न समझ लीजिए 12% से लेकर फिर कोई अपसाइड है ही नहीं। कितना भी बढ़ सकता है, हाँ वक्त खराब हुआ तो घट भी सकता है। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, तो ये एग्जाम्पल जरूर अपडेट कर लीजिए बच्चों। चलो, यस। तो एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप सबके घर में बचपन में आपने गुल्लक बनाई होगी, मिट्टी की गुल्लक एक आती है ना, मेले में लोग खरीदते थे 20 रुपए की और उसके अंदर 500 रुपए डालते थे। तो मनी केप्ट देयर इज व्हाट चिल्ड्रन? सेविंग, वेरी गुड। बट जब आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद इस पैसे को म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर वगैरह में डाल देते हैं, देन इट बिकम्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। चलिए, अब बात करते हैं लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आप जब भी हाउस लोन वगैरह ले बच्चों, टेक इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड पे इट एज सून एज पॉसिबल। मतलब आप 20 साल का अगर टेन्योर आपको हाउस लोन का मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर 20 ईयर्स टेन्योर चिल्ड्रन। तो उसमें होगा क्या कि हर महीने जो आपका ईएमआई बनेगा बहुत कम बनेगा। मान लीजिए कि आपने लेटस से 10 लाख रुपए का होम लोन लिया, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, खोपड़े में बात गई। और अब एक एग्जाम्पल बस ले रहा हूं मैं, आपकी ईएमआई बन जाती है मान लीजिए 10,000 रुपए महीना, क्लियर। बट अगर यही होम लोन आप 10 लाख रुपीज का लें फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो आपकी ईएमआई बन जाएगी लगभग 25,000 रुपए महीना। 2.5 गुना ईएमआई में अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आ गया। तो व्हाट यू शुड डू, आप लें 20 साल का 10 लाख का लोन 20,000 का, और सॉरी 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन, और हर महीने कितना पे करें? 10,000। और यहां पे आप कितना पे कर रहे हैं? 25। कितना आप कम पे कर रहे हैं इस केस में बच्चों? 15,000। तो हर महीने 15,000 रुपए की आप एक एसआईपी चालू कर दें। आफ्टर 5-6 ईयर यू विल फील लाइक आपके पास यहां पे इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा कि 4-5 साल के बाद ही आप पूरा अपना पेंडिंग होम लोन का पैसा पे कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि आपका जो इंटरेस्ट बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। यहां पे अगर आपने 5 साल का लोन लिया, 25,000 रुपए महीने का आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो व्हाट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू यू? यार 25,000 का इंस्टॉलमेंट के आसपास यहां बनेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आपके पास हर महीने ज्यादा पैसा जाएगा और 5 साल में आपका लोन खत्म तो हो जाएगा। यहां पे आप हर महीने कितने पैसे दे रहे हैं?
10,000, जो 15 बचा इन्वेस्टेड इनटू एसआईपी, 6-7 साल के बाद ये इतना ग्रो कर जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली उसी पैसे में अपना लोन पे ऑफ कर देंगे। तो जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा अमाउंट, वो भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी ही होगा आपके लिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलो, सो पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज वेदर दे शुड अवेल अ लोन और बिल्ड इन्वेस्टमेंट टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। दोनों ऑप्शन भाई डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि भाई डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस आपके खर्चे वगैरह क्या है। क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन्स आर वेरी 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 कॉस्टली। अगर आप भूल गए हो तो आपकी याददाश्त के लिए फिर से बता दूं, क्रेडिट कार्ड वगैरह से अगर आप एटीएम से पैसा स्वाइप करते हैं बच्चों, अप टू 3% पर मंथ, नॉट पर एनम, अप टू 3% पर मंथ तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। पर्सनल लोन इज अराउंड 18% पर एनम। तो क्या 17-18% पे आप लोन लेकर कभी भी ग्रोथ कर पाएंगे अपने पैसे की? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 18% का रिटर्न साल में देगा ही नहीं। तो पता लगा आपने पर्सनल लोन लेके घर खरीद लिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। घर बढ़ेगा 7-8-9% के हिसाब से, और आपकी ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट है 18%। जितना आप कमाएंगे नहीं, उससे डबल आपको देना पड़ेगा। ओके, so if you have a loan with low rate of interest and tax benefit in case of home loan, it is advantageous. If you have investment plan where you can make good money, then you may opt for investment. खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आपने सोचा चलो एक घर या फ्लैट और खरीद लें, बट इसको खरीद कर वेकेंट छोड़ना क्या फीजिबल होगा? नो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है प्रॉपर्टी का पैसा बढ़ेगा, लैंड का पैसा बढ़ता है, बट फ्लैट अपार्टमेंट वेयर एंड टेयर भी तो होगा, पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, नहीं तो एकदम बेकार हो जाएगा, कोई परचेज करेगा नहीं। तो इफ यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन माय ओपिनियन वैल्यू अप्रिसिएशन होगा, बट ओनली व्हेन यू इन्वेस्ट इन लैंड। फ्लैट वगैरह में क्या होता है कि स्टार्टिंग के 5-10 साल तक तो पैसा बढ़ता है, उसके बाद ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक टाइम है कि जब लोगों की नीड रियल एस्टेट की, घरों की ज्यादा है, बट सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, तो प्राइस कीप्स ऑन गोइंग अप। जब मैक्सिमम लोग अपने अपने घर खरीद चुके हैं, अब लोगों के पास पैसा आ गया, दे आर बाइंग एडिशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेट आउट कर देंगे। तो भाई जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन देयर ओन प्रॉपर्टी, क्या डिमांड आगे चल के उतनी तेजी से बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन देश की नहीं बढ़ी तो? नो। तो इंडिया जैसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो भाई रियल एस्टेट की डिमांड एवर आफ्टर अगले 20 साल 50 साल तक भी हो सकती है। बट यूएस वगैरह वेयर पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैरिंग, जब वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी, क्या हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी? हाउसिंग की डिमांड नहीं बढ़ेगी। और प्लस अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करें विच आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग, पुणे ओरिजिनल शहर से जो न्यू पुणे है 25 किलोमीटर दूर है, जिसको पिंपरी छिंदवाड़ा हम लोग बोलते हैं। दिल्ली का एक्सपेंशन नोएडा साइड हो गया, हजारों की संख्या में फ्लैट बन रहे हैं, बट बायर है ही नहीं। तो भाई फ्लैट तो बन के तैयार है 2,000, खरीदने वाले 200 लोग हैं, तो वो 1,800 फ्लैट जब तक बिक नहीं जाएंगे, क्या आपके फ्लैट का कोई ज्यादा दाम आपको देगा? नो। आपने मान लीजिए 1 CR का 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, 8-10 लाख रुपए लीगल चार्जेस रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब खर्च कर दिया, अब आपका फ्लैट पड़ गया 1 करोड़ 10 लाख का। आप चाहोगे कि 2-3 साल बाद आपको ये पैसा और बढ़ के मिले। आपने सोचा कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था, 10 लाख रुपए उसमें चार्जेस हो गए, मेरी कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख दी, 4 साल बाद मेरे को कोई 1.5 करोड़ दे दे, बिल्डर कह रहा है आओ हमसे 1 करोड़ 25 लाख में नया खरीद लो। तो अनयूज्ड अनऑक्यूपाइड 1 करोड़ 25 लाख का बिल्डर से खरीदेगा कोई इंसान फ्लैट, या आपसे खरीदेगा? बिल्डर से खरीदेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए रियल एस्टेट की डिमांड वहीं बढ़ेगी जहां पे पॉपुलेशन खूब तेजी से बढ़ रही हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो। तो इसलिए कुछ समय तक तो डिमांड बढ़ती है, उसके बाद इट रिमेन्स स्टैग्नेंट। तो व्हेनसोएवर यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सी टू इट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड। सर कैसा लैंड खरीदें? अब अगेन यहां पे दो बातें हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लैंड अगर आप खरीदते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फेंसिंग करवाइए, दीवार बनवाइए, नहीं तो कोई उसको कब्जा कर लेगा। डेवलप्ड लैंड अगर आप खरीदेंगे जहां पे प्रॉपर सैनिटेशन वाटर सप्लाई सब कुछ होगा, उसकी प्राइस 1 से 1.5 गुना नॉर्मल लैंड से महंगी होगी। तो घर बनवाना है तो खरीद लीजिए, बट अगर आप ये सोचे कि उसको खरीद के डेवलप्ड लैंड के चार्जेस देकर हम उसको बेच के पैसा कमा पाएंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है आपका। तो मेरा एक दोस्त है, उसने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ली थोड़ी दूर पे, 35,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड। वैसी सेम प्रॉपर्टी एक दूसरे दोस्त ने ली 16,000 रुपए स्क्वायर यार्ड। अब सर डबल का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज जिसने 35 में ली है उसके यहाँ प्रॉपर वाटर लाइन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है, प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह सब कुछ है। और जिसने 16,000 का लिया है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं है ही नहीं, सब खुद करवानी पड़ेगी। बट अगर जिसको इन्वेस्टमेंट के लेना है, 16,000 का खरीदा, 1-1.5 साल के बाद 20-22 हजार में बेच देगा। इज दैट क्लियर? जो 20,000 का लेगा वो 25-30 में किसी को बेचेगा, 2-4-5-10 साल के बाद वहां पे
सही में लोग रहने की ख्वाहिश रखेंगे तो लैंड का फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग के 2-3 लोगों ने तो पैसा कमा लिया, बट जिसने 35,000 का डेवलप्ड लैंड खरीदा था, क्या वो अपना लैंड किसी को बेच भी पाएगा? नो। क्योंकि जो लोग लैंड खरीद रहे हैं वो दो तरह के हैं, वन हु नीड इट फॉर रेजिडेंस एंड अदर हु नीड इट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वाला हमेशा नॉन डेवलप्ड लैंड में ही पैसा लगाएगा। अब उसमें रिस्क फैक्टर है भाई, कोई कब्जा कर सकता है जमीन को, या फेंसिंग करवाइए। तो इन सब चीजों से दूर रहिए और ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी बेसिकली। वॉट इट। हाँ, मोहल्ले में कोई जमीन बिक रही है मान लीजिए, तो वो खरीद सकते हैं जिसको आप अगल बगल देख सकते हो, जो पता है कि सेफ एंड सिक्योर है। तो हम ये जो लैंड की बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वैसी जमीन 35,000 रुपए स्क्वायर यार्ड है और किसी पर्टिकुलर जगह पे सेम वैसी जमीन 15,000 रुपए स्क्वायर यार्ड है, तो सर इतना फर्क क्यों है? एक डेवलप्ड है और एक अनडेवलप्ड है। बट आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वाटर लाइन सरकार ने लगाई हुई है, सैनिटेशन सीवर लाइन सरकार ने लगाई है, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे आप वो डेवलप्ड लैंड भी परचेज कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ मिल जाती है आपको। गॉट इट। बट दूर दराज में जो नई हाउसिंग जहां पे बनती है, जहां खेत वेत हाउसिंग में कन्वर्ट किए जाते हैं, वहां थोड़ा सा सोच समझ के खरीदना चाहिए। खैर, समझ गए भाई सब लोग। क्रेडिट कार्ड का डेंजर क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस चिल्ड्रन इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज। सो शांतनु जो छोटा भाई है, अपने भाई से कह रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं क्रेडिट कार्ड खरीद लूं। और बड़े भैया क्या कह रहे हैं, भाई तुम्हारी उम्र में क्रेडिट कार्ड खरीदना लोगों को बड़ा फैंसी आइटम और क्या लगता है, स्टेटस सिंबल। बट ये हाई प्रोफाइल भिखारी होते हैं, हाई प्रोफाइल भिखारी। पैसे तो है नहीं, बस क्रेडिट कार्ड खरीद लो। बट कुछ अकलमंद लोग भी होते हैं। सर कैसे अकलमंद? उनको पता है क्रेडिट कार्ड का बिल जो बनता है हर महीने की 25 तारीख को बनता है, तो वो लोग 26 तारीख को शॉपिंग करते हैं जाके। किस तारीख को? 26। और मान लीजिए 26 जनवरी को उन्होंने शॉपिंग की, तो उनका बिल कब बनेगा? 25 फेब। बिल उनके पास ईमेल में या बाई पोस्ट, आजकल तो ईमेल से ही आता है, मान लीजिए 27 फेब को आ गया। एंड देयर आफ्टर दे गेट 1 मंथ टू पे, दैट इज 27 ऑफ मार्च तक उनको पेमेंट करना है। तो शॉपिंग की थी 26 जनवरी को और पेमेंट किया 27 मार्च को, कितना टाइम मिल गया? 2 महीना। और इसमें कुछ बेवकूफ हैं जो 24 जनवरी को शॉपिंग कर लेंगे। तो भाई जो 24 जनवरी को शॉपिंग करेंगे उनका बिल कब बनेगा? 25। उनको बिल मिलेगा कब? 26। और उनको 25 फरवरी तक पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमेशा बिलिंग साइकिल के बाद ही शॉपिंग करें क्रेडिट कार्ड पे, तब आपको क्रेडिट पीरियड थोड़ा ज्यादा मिलता है। अगर 1-2 दिन 4 दिन पहले शॉपिंग कर ली तो क्रेडिट पीरियड बस 30 डेज का होता है। अब यहाँ पे काफी बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस के गुड्स की परचेज का पेमेंट किससे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से। तो जो उनका सेलर है उसको तो कल सवेरे या 2 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, बट बिजनेसमैन को पैसा कब देना है? 2 महीने के बाद। और वो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को जब सामान बेचता है, कहता है 20 दिन में पैसा दे देना, 1 महीने में पैसा दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पेमेंट कब करना है? 2 महीने के बाद। और वो अपने कस्टमर से पैसे कब ले रहा है? आफ्टर 1 मंथ। देन टू उसके पास अपना पैसा बहुत कम लगा होगा बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में लगी होगी बहुत कम लगी होगी। बात समझ में आ गई? जैसे मेरा फोटोस्टैट वेंडर मेरे से कह रहा है, सर मैं आपको जेरोक्स मटेरियल दूंगा, मेरे को नेक्स्ट डे पैसा दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। बट अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले ले, तो मैं उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, बैंक वाले उसको कल सवेरे पैसा दे देंगे। मेरे को क्रेडिट कार्ड का बिल कब देना है? 27 मार्च। तो मेरे को 2 महीने का पीरियड मिल गया डिस्काउंट का, तो 2 महीने के अंदर तो फीस आई जाएगी बच्चों से, मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या मेरा वर्किंग कैपिटल मेरे बिजनेस में ज्यादा लगा? नॉट एट ऑल। अब मेरा जेरोक्स वेंडर मेरे से क्रेडिट कार्ड से पैसा क्यों नहीं ले रहा है? कह रहा है सर हम 10,000 का सामान आपको दे रहे हैं, बैंक वाले हमें 9,500 रुपए देते हैं, मेरा 500 रुपए काट लेते हैं। बट अगर जेरोक्स वेंडर को लग रहा है कि सर कह रहे हैं या तो क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लो या तो 2 महीना वेट करो, तो कहेगा नहीं सर क्रेडिट कार्ड से दे दीजिए, मैं 500 रुपए कटवा लूंगा, कम से कम मेरे को आपसे बिजनेस मिल रहा है, एटलीस्ट मेरे पास कैश रिक्वायर्ड टाइम में आ रहा है, आप तो वैसे 2 महीने बाद पैसा देंगे। तो वो 500 रुपए के नुकसान पे भी बैंक से 9,500 लेके अपना बिजनेस करके उतना कमा लेगा। इज दैट अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई मेनी होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर्स एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। और ये तो मैं ये वीजा और मास्टर कार्ड बोल रहा हूं जो लगभग 5% तक पैसा काटते हैं, रुपए वगैरह तो 1-1.5-2% ही काटते हैं बस। समझ गए भाई? सो क्रेडिट कार्ड ऑफन टेम्प्ट पीपल टू स्पेंड मोर। जब जेब से कैश निकलता है तो थोड़ा दुख होता है, बट जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता। कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो और ही एहसास नहीं होता। तो इसलिए होता क्या है, आपका खर्चा कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पीपल टेंड टू परचेज मोर क्रेडिट कार्ड सो एज टू एक्सटेंड देयर इनकम। अब करते क्या है,
एक क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल मान लीजिए 22 तारीख ऑफ द मंथ है, एक की मान लीजिए 2 तारीख है, और एक की मान लीजिए 15 तारीख है। तो अब यहां पे लोग ढेर सारे क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं पता है बच्चों? क्या करते हैं? आईटीयूएस। आईटीयूएस क्या होता है? इसकी टोपी उसके सर। 22 तारीख को ये जो ड्यू डेट थी, क्लियर, हमने अगर 21 तारीख को शॉपिंग की है तो 22 को बिल बन जाएगा, 24-25 तक बिल आ जाएगा, और कहेंगे अगली 10-12 तारीख तक पेमेंट कर दीजिए। तो इस वाले क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करेंगे, फिर इसका पेमेंट करने के लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, फिर इसका पेमेंट करने के लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी शॉपिंग करने की आदत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंड वी एंड अप सफरिंग ह्यूज लॉसेस। तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहिएगा। फायदा क्या है अब ये समझ लीजिए। क्रेडिट कार्ड में कैशबैक आता है, हॉलीडे वाउचर आते हैं, कूपन वगैरह आ जाते हैं। अगेन बच्चों, हॉलीडे वाउचर आएगा और बोलेगा 10,000 का हॉलीडे वाउचर है, बट 10,000 रुपये खर्च तब होगा जब आप 3 स्टार या 4 स्टार में स्टे करेंगे। 2 स्टार होटल भी कोई बहुत खराब नहीं होते। 2 स्टार होटल के रूम का रेंट 2,000 रुपये है, और इनके रूम का रेंट कितना है? 5,000। तो भैया जब यहां खर्चा करोगे तब ये कूपन चलेगा, और यहां पे तो ये कूपन चलता ही नहीं। मेरे पास बैंक वालों का फोन आ गया, सर वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने कहा फायदा क्या है? सर वो एयरपोर्ट में लॉन्च वगैरह होता है ना, उसकी सर्विस मिलेगी। फ्लाइट पकड़नी है आपको शाम को 4 बजे की मान लीजिए, और आप 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, अब आपको खाना खाना है, तो लॉन्च में जो कैफेटेरिया होगा वहां पे खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैंने कहा हमारा पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ है। कोई रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के लॉन्च का अगर फ्री का हो, चुरमुरा वगैरह फ्री मिल जाए तो बताओ। कह रहे नहीं सर ये तो ऐसा कोई ऑफर है ही नहीं। तो जान पूछ के वो आपके खर्चे बढ़ाते हैं। एयरपोर्ट लॉन्च की सर्विस क्यों है आपको? रेलवे स्टेशन कैंटीन या बस स्टॉप कैंटीन की सर्विस क्यों नहीं है? भाई अगर आप एयर ट्रैवल करेंगे, मान लीजिए इंडिया के अंदर ही 4-5 हजार का टिकट खरीदोगे कम से कम, 4 लोग का परिवार कम से कम 20,000 का टिकट लेगा। तो 20,000 के टिकट में अगर 1,000 का खाना फ्री में आपको खिला भी दिया, कोई नुकसान है इनका? एयरलाइन कंपनी से ये उतना प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। अब बस की टिकट ही 4 लोग की 1,000 की है, क्या वहां पे 400 खाना आपको खिलाएंगे लोग? 40% बेचारों का आप खर्च करवा देंगे। तो ये सिर्फ महंगे लोगों के लिए बनाया गया है, हमारे जैसे गरीबों के लिए ये नहीं है। ओके, खोपड़े में बात गई। क्रेडिट कार्ड ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग विदाउट कैश। तो मेरे दादाजी बोला करते थे, बेटा जितनी चादर हो ना, पैर उतना ही फैलाना चाहिए। मतलब जितनी औकात हो खर्चा उतना ही करना चाहिए। अगर पैर बाहर निकल गया चादर से, गर्मी के सीजन में मच्छर काट लेगा, ठंडी के सीजन में जुकाम लग जाएगा। दोनों ही नुकसानदायी है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कैश इन एडवांस। ये क्या होता है? आप क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम के थ्रू, बट उस पर अगेन मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज हाई एज 3%। तो प्रैक्टिकली क्रेडिट कार्ड बनाया गया था फॉर रिच कम्युनिटी, फॉर पीपल लाइक सैफ अली खान। अस्पताल गए, जमा हो गए, 2 लाख का खर्चा है, अब 2 लाख जेब में कहां से लेके जाएंगे? इज दैट क्लियर? तो कार्ड स्वाइप कर दिया। बट क्या आपके घर में कभी ऐसा कोई चोर आया जिसने आपको 6 बार स्टैप किया हो? सर हम ही चोर को कान के नीचे 2 लगाएंगे, उसको अस्पताल जाना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए दिस वॉज ओनली मेंट फॉर रिच कम्युनिटी, जिनके पास पैसे तो है, शौक भी बड़े बड़े हैं, बट कैश कैरी करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मान लीजिए करीना कपूर जी गई शॉपिंग मॉल में, 3 लाख की घड़ी खरीद ली, 1 लाख का वो वॉलेट खरीद लिया, पर्स वगैरह, 4 लाख रुपए के जूते चप्पल ये सब शॉपिंग कर लिया, टोटल कितने खर्चा हो गया? 8 लाख। क्या 8 लाख कैश लेके चलेंगी? नो। हम आप बाजार, सॉरी आप नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाजार खरीदने जाएंगे, अरे 1,000 रुपए जूता खरीद लेंगे मान लीजिए, 2-4 हजार का कपड़ा खरीद लेंगे, 1,000-2,000 का कुछ और, 5-7-10 हजार में तो निपट ही जाएंगे। तो क्या हमें जरूरत है ढेर सारा पैसा कैरी करने की? बिल्कुल भी नहीं। तो क्रेडिट कार्ड किस कम्युनिटी के लिए है? पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए, so it is advised that one should learn to save and manage their fund, also to try to cut back on your spending and rethink before you buy any item of your basic need. तो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो मेरे पास भी ये है, बट अल्टीमेटली क्या फायदा उसका? नो। तो यू शुड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल ओनली इन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से आपके अंदर आइडियोलॉजी आएगी, एजुकेशन से आपके अंदर नया ज्ञान आएगा, जिससे आप नई चीजों को और डिस्कवर कर पाएंगे और पैसा कमाने का एक सोर्स अपने आप को बना पाएंगे। सो शांतनु सेज आई रिमेंबर इवन आई नीड टू पे बैक माय एजुकेशन लोन आफ्टर आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। ये तो मैं एकदम से भूल ही गया था। तो जब बड़ा भाई सही हो घर में तो पूरा खानदान सही चलता है। तो आई एम ग्लैड टू यू टोल्ड मी अबाउट योर रजिस्टर्ड फॉर क्रेडिट कार्ड। इफ यू ऑलरेडी हैव अ डेट टू रीपे,
यू शुड, व्हाई शुड यू गो फॉर मोर डेट? अपने डेट को हमें क्या करना चाहिए बच्चों? कम से कम। अभी मैं देख रहा था, आज ही न्यूज़पेपर में निकला था, 1,43,990 रुपीज आईफोन 16 प्रो। ढेर सारा ये डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, बोनस, इंस्टेंट कैशबैक, सब मिला के मोबाइल कितने का पड़ेगा? 94,000 का। तो ये पागल बनाने वाला एक बैंक कैशबैक, बोनस, डिस्काउंट, ये वो डिवाइस उतने यही नहीं, बट आपको 1,44,000 दिखा के 94,000 जेब से जब निकलवाना होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 94 पे अगर लॉन्चिंग होगी मोबाइल की तो कस्टमर सोचेगा इस पे डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, हम क्यों खरीदें? क्या 94,000 के मोबाइल में आप अपने टीचर से बात करेंगे, मतलब मेरे से, क्या जावेद अख्तर जी की आवाज आएगी? नो। मम्मी से बात करेंगे तो क्या करीना कपूर जी की आवाज आएगी? पापा से बात करेंगे कैसा लगेगा? हाँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बने करोड़पति से, कैसी आवाज आएगी? नो। तो चाहे भाई 14,000 का मोबाइल खरीदो चाहे 94,000 का, आवाज सेम रहेगी। सर लोग कहते हैं आईफोन इज वेरी सिक्योर एंड ऑल, सब पंप एंड शो है, सब भोकालबाजी है। क्या जिनके पास आईफोन नहीं है उन्होंने जहर चाट लिया, मर गए वो? ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी अननेसेसरी अपने नंबर को रजिस्टर ना करें, अननेसेसरी आप किसी कॉल को पिक ना करें, कभी भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी ही नहीं। ओके, चलिए, अंडरस्टूड दिस। चलते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल। भाई किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन, मोस्ट रिस्की वंस आर क्लासिफाइड एज इक्विटी प्रोडक्ट, मतलब इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन शेयर्स। बट अगर आपको लग रहा है इक्विटी में जाना तो है, हौले हौले जाना है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो प्रोडक्ट मार्केट में है, दैट इज व्हाट बच्चों? म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन का ही फैक्ट है बच्चों। शेयर रिलायंस का खरीदेंगे तो सिर्फ रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, अडानी का खरीदेंगे सिर्फ अडानी में इन्वेस्टमेंट है, टाटा खरीदेंगे सिर्फ टाटा में इन्वेस्टमेंट है। बट इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड योर मनी गेट्स डाइवर्सिफाइड। जरूरी थोड़ा है कि सारे सेक्टर्स के शेयर गिरी जाएंगे। हो सकता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल बढ़ रहा है, फार्मास्यूटिकल बढ़ रहा है, माइट बी पॉसिबल ईवीज के आने से थोड़ा सा पेट्रोलियम सेक्टर के शेयर के भाव में गिरावट आ गई। सर ये कैसे होता है? अरे पता है आपको, बट फिर बता देता हूं। ईवीज की डिमांड ज्यादा होगी तो पेट्रोलियम गाड़ियों की डिमांड कम है तो पेट्रोल फ्यूल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम होगी तो हिंदुस्तान ऑयल या जितनी कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो उनकी डिविडेंड पे करने की हैसियत भी कम हो जाएगी। लोगों को लगेगा जब डिविडेंड ही अच्छा नहीं मिल रहा, क्या करें इस शेयर में पैसा लगाकर? व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट सेलिंग। तो बेचने वालों की जब नीड, डिमांड ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा आतुर है बेचने के लिए, तो मार्केट में बिकवाली ज्यादा है और बाइंग कम, तो मार्केट विल हैव व्हाट चिल्ड्रन? सरप्लस। जब भी किसी सामान का होता है बाजार में, उसका प्राइस क्या होता है? गिर जाता है। खोपड़े में बात गई, पक्का? चलिए, म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं, बट यहां फिर से पढ़ लीजिए। वो फंड जो आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ओपन एंडेड। फिक्स्ड डेट होती है, उसी डेट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी डेट पे पैसा निकाल सकते हैं, ये नहीं कि जब मन चाहे तब लगा दो। इट इज नोन एज व्हाट? क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड की जो एनएवी होती है, पता है सबको एनएवी क्या होती है? जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है बच्चों, माइनस फंड हाउस के खर्चे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको एनएवी मिल जाएगी, नेट असेट वैल्यू। ओपन एंडेड की एनएवी हर दिन डिक्लेयर होती है, बट क्लोज एंडेड की एनएवी हर दिन डिक्लेयर नहीं होती, क्योंकि हर दिन इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी एनएवी निकाल कर न्यूज़पेपर के पन्ने भरे जाए? डिफरेंस समझ में आ गया ओपन और क्लोज एंडेड में? चलिए, देन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़ा पागल बनाने वाली बात है, बट मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा। देर आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और इंश्योरेंस का अल्टीमेट एक ही गोल है बच्चों, एंड व्हाट इज दैट गोल? टू कवर अप रिस्क। बट इंश्योरेंस कंपनी की हरकतें जब इनकी असलियत लोगों के सामने आने लग गई, पहले इंश्योरेंस एजेंट्स चीट करते थे लोगों को और बोलते थे इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट, बट रियलिटी में क्या ऐसा कुछ है बच्चों? नो, इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट, ये कभी भी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा अब पब्लिक को कैसे फूल किया जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट मेरे पास आया, कह रहा है सर 1 करोड़ रुपए का प्लान है, ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा, क्या फायदा होगा? 65 साल तक की एज का आपका इंश्योरेंस कवर होगा, मरेंगे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, अगर 65 के पहले कभी भी, अगर नहीं मरे और 65वां बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, तो आपके परिवार को क्या, आपको ही 1,25,00,000 रुपए मिल जाएगा, 25 लाख एक्स्ट्रा।
इज दैट क्लियर? मैंने इनको बोला कि भाई क्या फायदा तुम्हारा प्लान लेने में, अगर मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा हर महीने प्रीमियम का, तो तुम मेरे से कितना पैसा लोगे? सर हर, सॉरी नॉट महीने, हर साल सर आप हमको दे दीजिए लगभग 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख। और अगर 35 साल की उम्र में ये ज्ञान इन्होंने मेरे को दिया, तो अगले 30 साल तक मैं इन्हें हर साल 5 लाख रुपए दूंगा। तो 1.5 करोड़ मैंने इनको दे दिया। कितना? और अगर मैं मर गया बीच में तो मेरे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा, नहीं मरे तो 1.25 करोड़। क्या ये दिमाग की बात है कि 1.5 करोड़ देकर 1.25 करोड़ ले? नो। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला नहीं, मैं ये बेवकूफी नहीं करूंगा। इन्होंने कहा सर अच्छा एक काम करिए, 3 लाख रुपए साल दे पाएंगे? मैंने कहा ये दे दूंगा। अब मेरे को समझ में आया, अगर 35 साल तक हर साल 3-3 लाख दिया तो कितना पैसा दिया? 90 लाख। मर गए 65 से पहले तो 1 करोड़ मिलेगा, तब भी 10 लाख का फायदा, और नहीं मरे तो 1.25 करोड़ मिलेगा, 35 लाख का फायदा। थोड़ा समझ में आया? बट मेरे एक मित्र ने बोला तुम अगर 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगा दो, ठीक, ठीक, और अगर 65 साल तक नहीं मरे तो कम से कम 2.5 करोड़ मिलेगा। अब बताइए बच्चों, मैं 30 साल तक हर साल 3-3 लाख देकर 90 लाख दूं, और नहीं मरूंगा ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, तो 1.25 करोड़ मिलेगा, और यहां पे 2.5 करोड़ मिलेगा। व्हाट शुड आई डू? म्यूचुअल फंड एसआईपी करना चाहिए। बट फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलेंगे, सर आपका रिस्क कहाँ यहां कवर्ड है? मान लीजिए 2 साल बाद ही मर गए, हमारी कंपनी तो 1 करोड़ आपके परिवार को देगी, क्या ये आपको 2 साल बाद 1 करोड़ देगा? 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख आपने लगाया, बाजार बढ़ा होगा तो 7-8 लाख मिल जाएगा, घटा होगा तो जीरो भी हो सकता है। इज देयर एनी रिस्क कवरेज? नो। तो अब इंश्योरेंस कंपनी वाले एक नए प्लान के साथ चले आए। क्या प्लान है? आपका रिस्क भी कवर होगा, प्लस आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो वो जो आपसे 3 लाख रुपए लेंगे, थोड़ा सा पैसा, लेटस से 50,000 इंश्योरेंस में डाल देंगे, बाकी का 2.5 लाख कहां डाल देंगे? म्यूचुअल फंड में, मार्केट में। तो इधर पैसे की ग्रोथ और इधर आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन। तो इस प्लान में आपको हर साल देना तो है 3 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? अगर 65 साल से पहले मर गए तो परिवार को मिलेगा सवा, सॉरी 1 करोड़, और अगर नहीं मरे तो कितना मिलेगा? ये तो इसमें भी था सर, फायदा क्या हुआ? फायदे के प्लान को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फायदा चाहिए तो अगर आप 65 साल के पहले मरते हैं, फैमिली वुड गेट 1 करोड़, और अगर नहीं मरते, जिंदा रह जाते हैं, तो फैमिली वुड गेट 2 करोड़। और यहां पे कितना मिल रहा है? 2.5 करोड़। और यहां कितना मिलेगा? 2 करोड़। स्टिल कितना नुकसान हो रहा है यहां पे इसके कंपैरिजन में? 50 lakhs। बट रिस्क कवर्ड है। क्या यहां रिस्क कवर्ड है? तो लोग क्या करने लग गए? यूलिप। बट मेरे हिसाब से यूलिप भी बकवास है। आप 3 लाख रुपए इन्हें बिल्कुल ना दें, एक टर्म प्लान ले लें मेरी तरह, 1 करोड़ रुपए का, जिसका हर महीने, सॉरी हर साल मेरे को प्रीमियम देना पड़ता है 16,420 रुपए, और बाकी का जो 2,83,580 रुपए आपका बच रहा है, इसको सिंपली, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी डाल देते हैं, 7% का इंटरेस्ट कहीं नहीं गया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक्चुअली आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी यही काम करती है बच्चों, कुछ पैसा लेकर आपका टर्म इंश्योरेंस कर देती है, जिसमें आपका रिस्क कवर होगा, बाकी पैसे का इन्वेस्टमेंट दे डू इन म्यूचुअल फंड। ये इस पैसे से बनाते हैं 2.5 करोड़, और आपको कितना देते हैं? 2 करोड़। इनका खुद का प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। आपने अगर मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर, जब हमने ये फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट किया था सेशन, तो मैंने ये बात आपको समझाई थी, वो एक बार फिर से देखिएगा। तो नेवर गो फॉर दिस, ऑल्सो हैव दिस कॉम्बो। ये सेल्फ मेड का कॉम्बो है। टर्म प्लान करा लीजिए, और बाकी पैसे को, डरपोक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाएगा, और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। समझ गए भाई? टर्म इंश्योरेंस सबको पता है क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस आजकल दो तरह का आ रहा है। आपकी जब डेथ होगी तो परिवार को पैसा मिलेगा, अगर उतनी उम्र जी गए किसी को पैसा नहीं मिलेगा। देन वी हैव टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर डेथ नहीं भी होती है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो हम आपको वापस लौटा देंगे। फिर उस केस में प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है सर। मतलब अगर मैंने नॉर्मल टर्म लिया 1 करोड़ का, कि भाई मेरी लाइफ को 65 साल तक कवर कर लो, तो मेरा हर साल का प्रीमियम है 16,420। अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं नहीं मरा और मेरा प्रीमियम का पैसा वापस हो जाए, जो मैंने 4-5 लाख दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी सौरभ सर फिर आपको 16,420 नहीं देना, फिर आपको 25,420 देना है। इज दैट अंडरस्टूड? तो जितना ही आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं ना, उस पैसे का एक्चुअली म्यूचुअल फंड करा देते हैं, और वही पैसा अगर डेथ नहीं होती तो आपको
प्रीमियम के नाम पे जो आपने दिया है वो वापस मिल जाता है। तो नेवर गो फॉर दिस ऑल्सो, ओनली गो फॉर इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस व्हाट इज कॉल्ड एज प्योर टर्म प्लान, नथिंग एल्स। क्लियर? सर हमें कब लेना चाहिए? जिस दिन आपकी जॉब लग गई, आप पैसा कमाने लग गए, पहली सैलरी आ गई, गो फॉर टर्म प्लान। मतलब 24 से 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में। क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में या बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद अगर लेते हैं ये प्लान, तो प्रीमियम इज वेरी 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 हाई। तो अभी नहीं ले सकते, नहीं। टर्म प्लान सिर्फ उसको मिलता है जिसकी अर्निंग होती है। क्योंकि अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आपके परिवार में आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है नहीं, तो आपके जाने के बाद किसी को कोई नुकसान होगा नहीं, तो किस बात का हम आपका इंश्योरेंस करें? इंश्योरेंस इज ओनली फॉर व्हाट चिल्ड्रन? रिस्क। अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है परिवार में, आप चले गए, निपट गए, तो भाई दाना पानी कैसे चलेगा? अगर आप कमाते ही नहीं है कुछ भी, क्या आपके ऊपर डिपेंडेंसी होगी? नॉट एट ऑल। तो टर्म प्लान के लिए आईटीआर का होना, इनकम प्रूफ का होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पताल में जमा हो गए, पूरे इलाज का खर्चा कौन बेयर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, निपट गए, सर साइकिल चला रहे हैं तो नहीं, तब नहीं होता है। ओके, कार और बाइक में अभी इंडिया में है ये, इट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कवर फॉर योर होम और कार, घर में आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब सैफ अली खान के घर का अगर इंश्योरेंस रहा होगा, तो जो घर में टूट फूट हुई वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। ऐसे ही कार का भी इंश्योरेंस है। प्रोटेक्ट योर फैमिली लाइबिलिटीज, अगर आपने एक होम लोन लिया फ्लैट खरीदने के लिए, मान लीजिए फ्लैट आपने लिया 30 लाख रुपए का, अगर टैया हो गए तो इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा? और तो घर में किसी की कमाई नहीं है, तो आपके घर को क्या करना पड़ेगा? फिर बेचना पड़ेगा। फिर घर वाले घर से क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो ना? तो आप करा लीजिए अपने घर का इंश्योरेंस। तो कराया है, अपना इंश्योरेंस कराइए, जिसको बोलते हैं डेट इंश्योरेंस। मतलब जिसने लोन लिया है उसके लोन का इंश्योरेंस हो गया है। क्या हो गया है? लोन का इंश्योरेंस। तो कल को अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, वो ईएमआई नहीं भी पे कर सकता, तो बैंक वाले घर नहीं बिकवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे जिसने लोन लिया था उसकी डेथ हो गई है, अब उसके लोन का रीपेमेंट आप हमें करिए। समझे बात को? पक्का? देन वी हैव ट्रैवल इंश्योरेंस। जा रहे थे, एयरप्लेन क्रैश हो गया, लोग मर गए। पता लगा मिस्टर एक्स की मौत क्रैश के कुछ समय पहले हुई थी, हार्ट अटैक से। मतलब जब प्लेन ने पायलट सॉरी हाँ, प्लेन में पायलट ने बोला भाई ये प्लेन क्रैश करने वाला है, तुरंत वो निपट गए। तो इनको ट्रैवल इंश्योरेंस का पैसा मिले ना मिले, अपनी पॉलिसी का पैसा जरूर मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट अगर कुछ लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और वो प्लेन एक्सीडेंट से मरे हैं, हार्ट अटैक से नहीं मरे, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? और अगर कोई इंसान अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के एयरप्लेन में बैठा और वो एक्सीडेंट से मर गया, तो भी उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सनल इंश्योरेंस में आपका सो कॉल्ड सेल्फ का इंश्योरेंस, किसी भी कॉज से डेथ हो वो कवर्ड रहता है। ओके। बट अगर पायलट ने बोला प्लेन क्रैश होने वाला है, आप दरवाजा खोल के कूद गए नीचे बिना पैराशूट के, बट प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, तो ये फिर सुसाइड तो नहीं माना जाएगा। यहां पे हो सकता है आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा ना दे, मतलब आपके परिवार वालों को, आप तो रहेंगे नहीं तब, आप मतलब रियलिटी में आप नहीं, मिस्टर एक्स। ओके, समझ में आ गया भाई? पक्का? चलिए, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज? बच्चों, डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग ऑन एसआईपी? एसआईपी के ऊपर एक वृद्ध लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, और एसडब्ल्यूपी के ऊपर, तो इसमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। हाउ नॉट टू लूज मनी, आप क्या क्या करें जिससे आपके पैसे ना लूज हो? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, अपना एक तो मोबाइल नंबर रेवड़ी की तरह ना बांटें किसी को। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहें, फाइनेंशियल मार्केट की क्या कंडीशन यार चल रही है, अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहें। अगर आपको लग रहा है लगातार स्टॉक मार्केट में आने वाले अगले 1 साल में पैसा कुछ खास नहीं बढ़ेगा, तो अपना न्यू इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करने की बजाय कहां पे करें? डेट में, पीपीएफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस सॉरी ये एफडीआर हो गए, बैंक के बॉन्ड्स हो गए, इन सब जगहों पे पैसा लगाएं। जब आपको लगे कि मार्केट वापस रिकवर कर रहा है, देन कम बैक एंड प्ले वेयर? इन द इक्विटी मार्केट। इज दैट क्लियर? तो अपने पोर्टफोलियो को बार बार प्लस माइनस करते रहे। जहां लग रहा है ग्रोथ होने वाली है, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। जहां लग रहा है मार्केट लगातार डाउन जाएगा, वहां से पैसा निकाल के कुछ टाइम के लिए अलग रख लो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रेगुलरली वॉच व्हाट द नेट असेट वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। गॉट इट चिल्ड्रन? बस बाकी तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ये सब चीजें अपने मेन लेक्चर्स में हम कर चुके हैं।
टैक्स प्लानिंग की बात बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताऊंगा टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। एंड हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग तो आपने पढ़ा है, बस अगले लेक्चर में टैक्स प्लानिंग करेंगे विद लेक्चर। यहाँ पे तो बहुत कम लिखा है, बट आई विल टेल यू समथिंग वेरी डिफरेंट। और इसके बाद वी विल होल्ड अ फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।